नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार प्रजापत देव IT के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में अपन कल वोल्टेज रेगुलेशन भी पढ़ लिया। अब आगे अपन चलते हैं, जो अपना अगला टॉपिक है ट्रांसफार्मर की क्षतियां। ट्रांसफार्मर की क्षतियां अपन पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर की अंदर क्षतियां कौन कौन सी होती हैं? पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ये एक प्रकार से विद्युतीय ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। स्थानांतरित करता है तो उस टाइम उसमें क्या होता है, कुछ क्षतियां होती हैं। उन क्षतियों को कम करने के लिए, ये ट्रांसफार्मर की क्षतियां कम करने के लिए उसके लिए कुछ समाधान किए गए। तो अपन वो क्षतियां कौन सी होती है, क्योंकि क्षतियां ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ताम्रक क्षति और दूसरी है लोह क्षति। और तीसरी यांत्रिक क्षति। देखो, ट्रांसफार्मर में ये दो क्षतियां पाई जाती हैं। यांत्रिक क्षति इस ट्रांसफार्मर में नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर है वो एक प्रकार की क्या है, स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक युक्ति है क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता है, चल पुर्जा नहीं होता है, जिसके कारण इसमें किसी प्रकार का घर्षण नहीं होता है, घर्षण युक्त होता है। तो घर्षण नहीं होता है, जिसी के कारण इसमें यांत्रिक क्षति है ये इसमें नहीं पाई जाती है। इसीलिए अपन इसके अंदर क्या करते हैं, ये दो प्रकार की क्षतियां पाई जाती है। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे इस ताम्र क्षति पर। ताम्र क्षति कौन सी होती है? ताम्र क्षति होती है ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है, ट्रांसफार्मर की ये वाइंडिंग होती है। इस वाइंडिंग में जो प्रतिरोध होता है, इस वाइंडिंग में जो प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध के कारण जो क्षति उत्पन्न होती है उसको अपन क्या कहते हैं, ताम्र क्षति कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि P बराबर जो जूल का नियम था, जो I स्क्वायर R, तो हीट जैसे उत्पन्न होगी, तो जैसे ही अपन उसमें हीट उत्पन्न होगी तो क्या होगा भी, उसमें प्रतिरोध के कारण ये क्षति उत्पन्न होती है। आई बात समझ में? देखो, अपन ताम्र क्षति की बात करी तो ताम्र क्षति कौन सी होती है? तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिरोध के कारण, जैसे प्रतिरोध का मतलब हुआ कि प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, उसको सप्लाई स्रोत से उसको जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होने पर जैसे ही मतलब तार एकदम पतला होगा और टर्नों की संख्या अधिक होगी ट्रांसफार्मर में, तो वैसे प्रतिरोध है वो बढ़ता जाएगा, प्रतिरोध बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो वो प्रतिरोध के कारण ही उसके अंदर क्या आती है, ये ताम्र क्षति आती है। और ये क्या होता है, ये क्षति जैसे मतलब लोड बढ़ता है तो उसके साथ भी बढ़ती है, और जैसे ही लोड घटता है तो लोड के साथ में भी घटती है। लेकिन लोह क्षति है वो इसका मान क्या रहता है, नियत रहता है। ये बात ध्यान में रखना है सदैव कि लोह क्षति का मान एक नियत रहता है। ताम्र क्षति की बात, अब ताम्र क्षति में पावर है वो अपन कैसे ज्ञात करते हैं, I स्क्वायर R से ज्ञात करते हैं। I स्क्वायर R से ज्ञात करते हैं।
अब आई स्क्वायर आर से मतलब ज्ञात करते हैं इसकी ताम्र क्षति, तो इसका कुल ताम्र क्षति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? कुल ताम्र क्षति ज्ञात करने का अपने को सूत्र का पता होना चाहिए। ताम्र क्षति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? कुल ताम्र क्षति ज्ञात करने का सूत्र होता है आई स्क्वेयर आर। आई स्क्वेयर आर का मतलब हुआ कि प्राइमरी वाइंडिंग में पावर लॉस, प्राइमरी वाइंडिंग पावर लॉस प्लस आई स्क्वेयर आर सेकेंडरी वाइंडिंग पावर लॉस। इस प्रकार से अपन ये ज्ञात करते हैं, क्योंकि पावर बराबर आई स्क्वेयर आर होता है, क्योंकि पावर अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उस टाइम क्या होगा, जैसे ही तार पतला होगा तो उसमें जूल के नियम के अनुसार उसमें हीट उत्पन्न होगी, हीट ज्यादा उत्पन्न होगी तो वैसे ही उसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। इसी के कारण इसमें लॉस कौन सा होता है? ताम्र लॉस होता है। आई बात समझ में? तो इसका कुल ताम्र क्षति लॉस ज्ञात करते हैं, उसका प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग पी आई पी का मतलब है प्राइमरी में विद्युत धारा, और आर पी का मतलब होता है प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध, और इसी प्रकार प्लस दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार सेकेंडरी में विद्युत धारा और सेकेंडरी का प्रतिरोध। आगे होगी बात समझ में? तो ये थी अपनी ताम्र क्षति। अब अपन बात करते हैं, लिख लेना, लोह क्षति की। लोह क्षति क्या होती है अपन देखेंगे। लोह क्षति होती है ये जो ट्रांसफार्मर होता है उस क्रोड के द्वारा पाई जाती है, क्रोड के अंदर पाई जाती है, क्रोड के कारण उत्पन्न होती है। ये क्षति लोह क्षति होती है, ये क्रोड के द्वारा उत्पन्न होती है, जो ट्रांसफार्मर की सिलिकॉन इस्पात की जो पत्तियां होती है उसके अंदर ये पाई जाती है। अब देखो ये लोह क्षति है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हिस्टेरेसिस क्षति, और दूसरी होती है एडी करंट क्षति। लोह क्षति को नो लोड क्षति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको लोड घटाओ चाहे बढ़ाओ, लोड अधिक हो चाहे कम हो, इसका मान क्या रहता है? नियत रहता है, समान रहता है। यह बात अपने को ध्यान में रखना। अब इसके अंदर पहले अपन बात करेंगे हिस्टेरेसिस क्षति की। हिस्टेरेसिस क्षति कौन सी होती है? ये मतलब एक चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनको बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने में जो शक्ति का लॉस होता है, विद्युतिक शक्ति का लॉस होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? हिस्टेरेसिस क्षति कहते हैं। हिस्टेरेसिस क्षति का मतलब जैसे अपन इसका फॉर्मूला होता है WH वाट के अंदर, हिस्टेरेसिस बराबर W वाट नीटा, हिस्टेरेसिस स्थिरांक, हिस्टेरेसिस स्थिरांक इंटू BM 1.6 इंटू F इंटू V इस हिस्टेरेसिस क्षति का फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें WH का मतलब होता है हिस्टेरेसिस क्षति किसमें होती है? वाट में होती है। दोनों क्षतियों का मान किस में निकाला जाता है? वाट में ही निकाला जाता है। अब नीटा स्थिरांक मतलब कि ये एक प्रकार का कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जैसे जैसे मतलब अगर प्योर लोहा होगा तो हिस्टेरेसिस क्षति का मान अधिक होगा, बढ़ेगा। अगर इसमें कुछ सिलिकॉन की जैसे जैसे मात्रा ज्यादा मिलाएंगे तो हिस्टेरेसिस क्षति है वो कम होती जाएगी। आई बात समझ में? हिस्टेरेसिस क्षति कम होती जाएगी। ये
एक प्रकार की हिस्टेरिसिस क्षति होती है, क्योंकि बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने पर जो क्षति होती है कौन सी होती है, वो हिस्टेरिसिस क्षति होती है। क्योंकि अगर प्योर लोहा अगर काम में लेंगे अपन जो ट्रांसफार्मर की करोड़ बनाने में, तो उसमें हिस्टेरिसिस क्षतियां ज्यादा होंगी। अगर उसमें कुछ सिलिकॉन की मात्रा मिला देंगे, मात्रा मिलाएंगे, मिलाने पर हिस्टेरिसिस क्षति के मान को कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका हिस्टेरिसिस स्थिरांक। Bm का मतलब क्या है, Bm का मतलब है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, V का मतलब है, V का मतलब क्या है, V का मतलब है कोर का आयतन, कोर का आयतन, कोर का आयतन है। आगे बात समझ में, तो कोर का आयतन कितना है ये अपने को देखेंगे। तो हिस्टेरिसिस क्षति किसके कारण होती है कि इसमें मतलब अगर लोहा होगा तो लोहा अधिक होगा तो हिस्टेरिसिस क्षति का मान बढ़ेगा। अगर लोहे के अंदर क्या करेंगे अपन, सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा कुछ मिलाएंगे, मिलाने पर हिस्टेरिसिस क्षति के मान को कम किया जा सकता है। ये थी अपनी हिस्टेरिसिस क्षति। अब बात करेंगे अपन एडी करंट क्षति, किसकी, एडी करंट क्षति की। एडी करंट क्षति क्या होती है, एडी करंट क्षति क्या होती है, अभी ये लिख लेना, ये फॉर्मूला है हिस्टेरिसिस क्षति का, लिख लिया। एडी करंट क्षति क्या होती है, ये एडी करंट क्षति किसके कारण होती है, ये किस में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। एडी करंट क्षति होती है, आपने पढ़ा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, कि प्रेरण नियम क्या कहता है कि किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाए तो वह चुंबकीय बल रेखाओं का क्या करता है, काटता है, काटता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं को काटने पर उसमें क्या हो जाता है, अभी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत वाहक बल के कारण उसकी करोड़ होती है, उस करोड़ के अंदर जो पावर होता है उसका लॉस होता है, पावर जाएगी, उस पावर का क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होने पर जो क्षति उत्पन्न होगी वो क्या होगी भाई, एडी करंट क्षति उत्पन्न होगी। अब एडी करंट क्षति उत्पन्न होगी किसके कारण, फैराडे के आपने पढ़ा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, उसी के अनुसार अपने ज्ञात करते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, WE बराबर PM स्क्वायर इंटू F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। देखो WE होता है एडी करंट क्षति वाटेज में, वाट में होती है। BM का मतलब होता है, अभी मैंने बताया वही हिस्टेरिसिस वाला, वो क्या होता है, हिस्टेरिसिस वाले में क्या होता है कि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, फ्रीक्वेंसी, और T का मतलब होता है करोड़ की मोटाई, करोड़ की मोटाई। आगे बात समझ में, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। तो ये थी अपनी एडी करंट क्षति और हिस्टेरिसिस क्षति। तो एडी करंट क्षति है, एडी करंट क्षति को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है। लेमिनेटेड का मतलब एक वार्निश युक्त लगा के उसको चिपकाया जाता है, चिपकाने के बाद उसके मान को कम किया जाता है, उसके मान को कम किया जाता है। मतलब अगर पत्तियां होती हैं, वो पत्तियां अगर जितनी मोटाई मतलब उसकी कम होगी मोटाई, उतना ही उन क्षतियों का मान क्या होगा, कम होगा, एडी करंट क्षतियों का। आई बात समझे। और जैसे उसको ज्यादा मोटाई पर लेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, अधिक होगा। आई बात। तो अपन क्या करते हैं, सबसे कम मोटाई की लेते हैं 0.35, 0.35 से 0.5 या 6 तक, 0.6 तक अपन क्या करते हैं, एडी करंट जो कोर की मोटाई है वो अपन लेते हैं। लेकिन मिनिमम अपन क्या करते हैं, 0.35 पे लेते हैं। तो एडी करंट क्षति अपन पढ़ी है, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से
जरूर बताओ। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्षति क्या होती है, लोड, अगर लोड में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने पर ये भी क्या होगी, ताम्र क्षति का मान घटेगा और बढ़ेगा। और ये वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होती है, क्योंकि P बराबर I स्क्वायर R होता है। उसी प्रकार अपन इसे ज्ञात करते हैं, जूल का नियम इस पर लागू हो जाता है। इसी प्रकार लोहे क्षति होती है, ये लोहे क्षति होती है, ये कोर के कारण, कोर के अंदर क्षति उत्पन्न होती है। ये लोहे क्षति क्या होती है, कोर में उत्पन्न होती है। आई बात समझ में, ये कोर के द्वारा उत्पन्न होती है। अब देखो लोहे क्षति कोर में उत्पन्न होती है, कोर्स। अब इसमें इसका मान क्या होता है, एक नियत होता है, समान रहता है, चाहे लोड ज्यादा हो चाहे कम हो, तो मान क्या रहेगा, इसका नियत रहेगा। आई बात समझ में। फिर इसके अंदर हिस्टैरिसीस क्षति अपन पढ़ लिया, एडी करंट क्षति पढ़ लिया। हिस्टैरिसीस क्षति मैंने बताया कि किसी मतलब बार बार चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने में जो क्षति होती है उसको अपने हिस्टैरिसीस क्षति कहते हैं। क्योंकि इसमें अगर इसके मान को अगर कम करेंगे तो जो लोहा होता है, लोहे के अंदर कुछ सिलिकॉन की मात्रा थोड़ी ज्यादा मिलाएंगे तो हिस्टैरिसीस क्षति के मान को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार एडी करंट क्षति होती है, वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो चुंबकीय बल रेखाओं का काटता है। काटने के फलस्वरूप उसमें क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वो विद्युत वाहक बल उन पत्तियों के माध्यम से, उसे पत्तियों के माध्यम से क्या करता है, लॉस करता है। जो क्या करता है, विद्युतिक शक्ति जो लॉस होती है उसको अपन एडी करंट क्षति कहा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखो जो क्षतियां पड़ी, उन क्षतियों का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्षतियों मान ज्ञात करना, ट्रांसफार्मर की क्षतियों का मान ज्ञात करना। देखो ट्रांसफार्मर के अंदर दो प्रकार की क्षति मैंने बताई, एक थी ताम्र क्षति और दूसरी थी लोहे क्षति। ताम्र क्षति, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्षतियों का मान अपन दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें ताम्र क्षति का अगर मान ज्ञात करना हो तो अपन क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं। शॉर्ट सर्किट परीक्षण। अगर अपने को लोहे क्षति का मान अगर ज्ञात करना हो तो उसमें क्या करते हैं, ओपन सर्किट परीक्षण करते हैं। आई बात समझ में। ताम्र क्षति का अगर मान अपन ज्ञात करेंगे तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण है, और लोहे क्षति का अगर मान ज्ञात करेंगे अपन तो ओपन सर्किट परीक्षण ज्ञात करते हैं। तो देखो किस प्रकार से इसको ज्ञात करने के लिए अपन तरीका अपनाते हैं, प्रैक्टिकल के तौर पर देखेंगे थोड़ा। देखो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, ताम्र क्षति। इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। अपन को क्या करना है, एक वाट मीटर लेना है और एक वोल्ट मीटर लेना है और एक ही एम्पियर मीटर लेना। आई बात समझ में।
ये वोल्टमीटर लगाया है, यहाँ पर एम्पियर मीटर है, एमीटर भी कह सकते हैं। अब देखो आगे देखो ताम्र क्षति कैसे ज्ञात करते हैं। ताम्र क्षति में क्या किया जाता है कि इसके अंदर अपन 240 वोल्ट की अगर सप्लाई दे रहे हैं तो जो क्षति ताम्र क्षति के मान को कौन बताएगा भी, ये वाट मीटर बताएगा, क्योंकि क्षतियों का मान किस में ज्ञात किया जाता है, वाट में ज्ञात किया जाता है। अब क्या करते हैं कि अगर इसको ताम्र क्षति का मान अपने को ज्ञात करना है तो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये इसकी प्राइमरी है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसके ऊपर कुछ लोड होना चाहिए, कुछ लोड होना चाहिए। लोड होगा तो अपन क्या करेंगे, ताम्र क्षति का मान ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में। और वो भी कितने, जैसे मतलब ये और नहीं होना चाहिए कि यहां शॉर्ट कर दिया, कुछ लोड होगा तो यहां शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने पर फुल लोड के ऊपर ही उसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने पर क्या होगा, अगर उसको फुल लोड के ऊपर शॉर्ट करेंगे तो ये वाइंडिंग है जल सकती है। आई बात समझ में। तो उसका मतलब प्राइमरी का जो कुल वोल्टेज होता है, प्राइमरी का कुल वोल्टेज होता है उसका 5%, उसका 5% करके बाद में क्या किया जाता है, उसको शॉर्ट किया जाता है, 5% करके उसको शॉर्ट किया जाता है। आई बात समझ में। तो इसी प्रकार जैसे 240 वोल्ट का 5% कितना होता है, 240 का 5%, इस प्रकार 12 अपने को क्या करना है, 12 वोल्ट पर इसको फिक्स करना है। आई बात समझ में। 12 वोल्ट के ऊपर इसको फिक्स करना है। जैसे जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ अपन 240 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है, अगर 240 की जगह अपन जैसे मान लो 3300 वोल्ट दे दी, 3300 वोल्ट ओब्लिक 240 वोल्ट कि अपने को आगे 240 वोल्ट, तो इससे प्राइमरी का 5% होना चाहिए। प्राइमरी का क्या होना चाहिए, 5% होना चाहिए। प्राइमरी का 5% 3300 का कितना होता है, गुणा 100, 5 3 15, 15 देखें 16, 165 वोल्ट क्या होना चाहिए, 165 वोल्ट के ऊपर अपने को क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। मतलब ये होने के बाद ही उसको क्या करना है, शॉर्ट करना है उसकी सेकेंडरी को। अगर सीधा जोड़ेंगे तो ये वाइंडिंग जल सकती है और जलेगी। आई बात समझ में। तो कुल इसका 5% होना चाहिए। तो अपने 240 वोल्ट इसको सप्लाई दे रखी है, ऐसी सप्लाई। तो यहां पर अपने को 12 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर इसको शॉर्ट करना है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, ताम्र क्षति का मान ज्ञात करते हैं। शॉर्ट सर्किट परीक्षण इसको कहा जाता है। और उसका मान कौन ज्ञात करेगा, ये वाट मीटर अपने को वाट के अंदर बताएगा। आई बात समझ में। ये अपना शॉर्ट सर्किट परीक्षण। अब अपने लोहे क्षति का मान देखेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये लोहे क्षति में क्या होता है, सेम यही तरीका होता है कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को चाहे ओपन रख लो, चाहे इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रख लो। कि इसमें क्या किया जाता है, इसकी जो प्राइमरी या सेकेंडरी को एक वाइंडिंग को ओपन रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ओपन रखा जाता है इस वाइंडिंग को। इस पर किसी प्रकार का लोड नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। यहाँ पर अपन 240 वोल्ट इसको सप्लाई दिया जाता है। सप्लाई देने पर क्या किया जाता है, लोहे क्षति का मान ज्ञात कर लिया जाता है। क्योंकि इसका मान क्या होता है, अगर लोड लगाएंगे तो उतना ही उसका मान आएगा, और लोड अगर हटाएंगे, कम करेंगे
देखिए तो ही उतना इसका मान आएगा। इसको नो लोड क्षति कहा जाता है। लेकिन नो लोड का मतलब इस पर नियम के हिसाब से अपने इसको क्या करना है, इसको आगे लोड नहीं होना चाहिए। इसकी वाइंडिंग है वो ओपन होनी चाहिए, चाहे वो प्राइमरी अगर अपन सेकेंडरी की तरफ से दे रहे हैं सप्लाई तो ये इसकी प्राइमरी ओपन होनी चाहिए, अगर प्राइमरी की तरफ से दे रहे हैं तो ये इसकी सेकेंडरी ओपन होनी चाहिए। आगे बात समझ में, तो ये अपनी लोह क्षति का मान ज्ञात करने की विधि। इसी प्रकार अपन उसको ज्ञात कर सकते हैं। ताम्र क्षति का मान शॉर्ट सर्किट परीक्षण द्वारा और लोह क्षति का मान ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा अपन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर की क्षतियों का मान अपन ज्ञात किया है। मिटा दूं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना या लिख लेना। अब ज्ञात करेंगे अपन ट्रांसफार्मर की दक्षता। देखो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। ट्रांसफार्मर की सामान्य तौर पर दक्षता क्या होती है, 90 से 98% होती है। कितनी होती है, 90 से 98% तक। क्यों, क्योंकि कुछ न कुछ हानि तो जरूर होती है उसमें, चाहे वो एडी करंट हानि हो, चाहे वो हिस्टेरेसिस हानि हो, चाहे उसमें तामर हानि हो। आगे बात समझ में, कुछ हानियां जरूर होती है। आई बात समझ में। तो देखो 90 से 98% इसकी दक्षता होती है। तो इसको निकालने के लिए किस प्रकार से अपन फॉर्मूला बनाते हैं कि दक्षता के लिए क्या होता है, नीटा दक्षता बराबर या नीटा बराबर दक्षता, नीटा से इसको चिन्हित करते हैं, बराबर है आउटपुट वैद्युतिक शक्ति बटा आउटपुट वैद्युतिक शक्ति बटा आउटपुट वैद्युतिक शक्ति बटा इनपुट वैद्युतिक शक्ति। और दक्षता किसमें होती है, प्रतिशत में। अगर प्रतिशत में है तो यहां क्या करेंगे, 100 लगा देंगे। या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आउटपुट वैद्युतिक शक्ति बटा आउटपुट वैद्युतिक शक्ति बटा आउटपुट शक्ति प्लस क्षतियां गुणा में 100। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी मतलब दक्षता का सूत्र है, ये अपने को याद रखना है। तो दक्षता क्या होती है, किसी ट्रांसफार्मर के लिए उसकी आउटपुट शक्ति वैद्युतिक शक्ति और इनपुट वैद्युतिक शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाता है। आई बात समझ में कि किसी ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट वैद्युतिक शक्ति तथा इनपुट वैद्युतिक शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाता है। अब एक देखो इसमें पूर्ण दिन दक्षता, पूर्ण दिन दक्षता, पूर्ण दिन दक्षता क्या होती है, ये लिख लेना। पूर्ण दिन दक्षता क्या होती है,
देखो, विद्युत वितरण प्रणाली होती है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर है वो 24 घंटे कार्य करता है। क्या करता है? 24 घंटे कार्य करता है। विद्युत वितरण प्रणाली में ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस टाइम 24 घंटे अगर कार्य करता है तो उसका कुल औसत क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता कहलाता है। पूर्ण दिन दक्षता कहलाता है। अगर ट्रांसफार्मर विद्युत वितरण प्रणाली के अंदर काम में लिया गया है तो उस जो 24 घंटे अगर कार्य काम कर रहा है तो उसके अंदर जो काम किया गया उसके कुल औसत क्या होगा? ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता होगी। आई बात समझ में? तो दोस्तों, आज अपना चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। अब अगला चैप्टर चालू करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर कोई अगर टॉपिक समझ में नहीं आया है तो मुझे कॉल के माध्यम से पर्सनल या फिर कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अब अगला टॉपिक